तो आज हमें पढ़ना है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। या जिसे एक और नाम देते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। ठीक है भाई, नाम से ही मालूम चल रहा होगा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन में अगर आपके एक से ज्यादा आइंस प्रेजेंट हैं, एक से ज्यादा टाइप के आइंस अगर आपके प्रेजेंट हैं, सपोज करो आपके पास में, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि आयरन का, ठीक है, +2 मौजूद है और आपका ये मैंगनीज का आपका ये +2 मौजूद है। ये आपके आइंस प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट है? एक ही सॉल्यूशन के अंदर। और इसमें से किसी एक का ही आपको प्रेसिपिटेशन कराना है, दोनों का प्रेसिपिटेशन नहीं कराना है, दोनों का प्रेसिपिटेशन नहीं कराना है। ठीक है, और इन दोनों का ही, जैसे सपोज करो सल्फाइड, हमने ये बोल दिया कि जो सल्फाइड होती है वो इन दोनों को उठाकर क्या कर देती है? प्रेसिपिटेट कर देती है, इनकी सल्फाइड प्रेसिपिटेट कर देती है। ठीक है, और दोनों का आपको ये दे रखा है कि इसका कंसंट्रेशन कितना मौजूद है। सपोज करो 10⁻⁻2 है और इसका भी 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन, दोनों का इक्वल अमाउंट में कंसंट्रेशन प्रेजेंट है इसका। ठीक है, और प्लस आपको यहां पर दिया हुआ है केएसपी। किस किस का केएसपी दे रखा है आपको? तो आपको केएसपी दिया हुआ है यहाँ पर आयरन का +2 का। सपोज करो आपको ये दे दिया 10⁻⁻10 दे दिया, और केएसपी आपको मैंगनीज का दे दिया है, इन्होंने ये कह दिया 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, +2, या सॉल्ट का दे दिया, क्योंकि देखो +2 और -2 अकेले तो प्रेजेंट रहेंगे नहीं। तो अगर मान लो हम सल्फाइड से इसका प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं, तो आयरन का सल्फाइड है और मैंगनीज का सल्फाइड है, और इनका ये केएसपी दे दिया। ठीक है, अच्छा, केएसपी की वैल्यू अगर आपको दे दी है तो ये केएसपी की वैल्यू क्या बताती है? कुछ बता रही है यहाँ पर ये वैल्यू? कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो? नहीं है? जिसकी केएसपी की वैल्यू कम है, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, और ये वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। माइनस में ज्यादा, इसका मतलब ये कम हो गई है। तो इसकी केएसपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैग्नीज सल्फाइड इज मोर सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल, दिस इज मोर सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल, ये ज्यादा हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, और एफईएस जो है वो आपका लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब हमारे पास Fe+2 और Mg+2 दोनों के यहाँ पर आइंस प्रेजेंट है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसे प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसके अंदर H2S गैस को पास कराएंगे। तो H2S जैसी गैस इसके अंदर जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस जाएगी, तो ये अपने अंदर से क्या देगी? S-2 देगी, और S-2 इन दोनों के साथ में लगेगा तो इनका प्रेसिपिटेशन कराएगा। क्या कराएगा? प्रेसिपिटेशन कराएगा। ठीक है, अब देखिए, हमें ये मालूम है कि अगर Mg+2 को और S-2 इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट अगर 10⁻⁻6 से ज्यादा हो जाता है, 10⁻⁻6 से ज्यादा हो जाता है, मतलब 10⁻⁻5 या -5.9 कुछ ऐसा हो जाता है आपका, ठीक है ना, -5 हो जाता है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्रेसिपिटेशन का क्या रूल था? अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से कम है तो आपका क्या नहीं होता है? तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां आयनिक प्रोडक्ट अगर 10⁻⁻6 से ज्यादा हो जाता है, यानी केएसपी से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो फॉर Mg टू प्रेसिपिटेट, अगर Mg को प्रेसिपिटेट कराना है तो उसके लिए हमारे पास में ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, और आपको इसे प्रेसिपिटेट कराना है, किसे? FeS को, तो इसकी वैल्यू 10⁻10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
10⁻10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, क्योंकि MgS हाईली सॉल्युबल है तो इसका प्रेसिपिटेशन बाद में होगा, और सबसे पहले प्रेसिपिटेशन किसका होगा? FeS का होगा। ठीक है, सो विल प्रेसिपिटेट after the precipitation of FeS which is less soluble, जो less soluble रहता है उसके प्रेसिपिटेशन के बाद में इसका प्रेसिपिटेशन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलिए अब देखो भैया, यहां पर Mg+2 का तो ये फिक्स है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻² है। S2 हमें कितना पहुंचाना पड़े हमें ये पता लगाना है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? 10⁻6 से ज्यादा होना चाहिए। तो S-2 के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? इसका कंसंट्रेशन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻4। तो अगर 10⁻4 से ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ किसका? सल्फाइड आयंस का, तो ही प्रेसिपिटेशन होगा, वरना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वरना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर यहां पर कंसंट्रेशन को 10⁻4 से ज्यादा किया तो ही इसका प्रेसिपिटेशन होगा, वरना इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। किसका? MgS का, मैग्नीशियम सल्फाइड का या मैंगनीज का प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि मैंगनीज प्रेसिपिटेट नहीं हो और हमारा सिर्फ FeS प्रेसिपिटेट हो, Fe प्रेसिपिटेट हो, तो हम इसकी वैल्यू को कभी भी 10⁻4 या इससे नीचे नहीं जाने, इससे ज्यादा नहीं होने दें। इससे कम रखोगे वैल्यू, 10⁻10 से ज्यादा रखोगे और 10⁻4 से कम रखोगे किसकी वैल्यू? S-2 की, तो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेसिपिटेशन होगा? FeS का प्रेसिपिटेशन होगा, तब आपका MgS का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ किसी एक का प्रेसिपिटेशन कर सकते हो। ठीक है ना? सो कीप कंसंट्रेशन ऑफ S-2 लेस देन 10⁻4, hence magnesium will be safe, मैग्नीशियम सेफ रहेगा एंड डू नॉट प्रेसिपिटेट। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई है? बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। ठीक है भाई, अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? टू सॉल्ट्स which have common ion, ठीक है, अगर हमने क्या करें, वाटर में मिक्स करें, वाटर में डालें, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट इसका आपका सॉल्युबल हो सकता है किसी एक सॉल्ट का, उसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी which have common ion. The maximum amount soluble, ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट इसका सॉल्युबल होगा, वही साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी होती है। सपोज करो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया AgBr, ठीक है। AgBr का हमने सपोज करो ये मान लिया कि इसका जो KSP है वो है 5 × 10⁻30 और इसकी ये जो वैल्यू है वो होती है 1 × 10⁻12, ठीक है। तो देखो जब अकेले अकेले डिसॉल्व करोगे तो इतना ही डिसॉल्व होगा जितना इसका KSP है, उतना ही डिसॉल्व होगा। पर अगर दोनों को मिलाओगे, अगर आपने दोनों को मिलाया तो दोनों एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि दोनों में क्या है? कॉमन आयन, कॉमन आयन, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो। तो
ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज करो हमने AgNO3 जो लिया है, इसके हमने x मोल्स लिए, ठीक है ना, और हमने AgBr के लिए सपोज करो y मोल्स, इसके y मोल्स सॉल्युबल हो गए हैं और इसके x मोल्स सॉल्युबल हो गए हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पर ये रिएक्शन बनाएंगे, AgNO3, और ये टूटने पर आपको क्या देगा, Ag+1 प्लस NO3 -1। तो अगर आपने इसके x मोल्स लिए हैं तो इसके भी x मोल्स और इसके भी x मोल्स सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या लिया, AgBr लिया, और AgBr लिया तो ये भी आपका क्या देगा, Ag+1 और Br -1, और हमने इसके y मोल्स लिए थे तो इसके भी y मोल्स सॉल्युबल होंगे और इसके भी क्या होंगे, y मोल्स सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अब एक चीज सोचकर देखिए कि ये दोनों ही एक कॉमन आयन दे रहे हैं Ag, तो Ag आपका y भी मिल रहा है और Ag आपका x भी मिल रहा है, तो Ag की क्वांटिटी टोटल कितनी हो जाएगी, Ag x+y, और यहां पर भी क्या हो जाएगी, x+y। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। Ag तो दोनों से ही मिल रहा है, तो दोनों का कंसंट्रेशन ये आ गया, है ना, और Ag का एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ऊपर सॉल्यूशन के अंदर होना नहीं चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, वो KSP डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर इसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं, Ag+1 NO3 -1, और इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट मिलकर बनाता है यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, 1 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो Ag की क्वांटिटी कितनी मिल रही थी, x+y, है ना, और NO3 कितना मिल रहा था हमें, सिर्फ y मिल रहा था, और ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो गए, 1 × 10⁻12 के बराबर हुए कि नहीं हुए, नहीं आई बात समझ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर अपन ये देखें कि हमने ये रखा AgNO3 -1 Ag+1, इसका आयनिक प्रोडक्ट, और दूसरा आयनिक प्रोडक्ट हमने किसका रखा, सिल्वर ब्रोमाइड का रखा, और इन दोनों की KSP वैल्यू का हमने यहां पर रेशियो निकाल लिया 10⁻12, और ये कितना निकला है, 5 × 10⁻30 ये था, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट करने पर ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, तो देखो सबसे पहले तो सिल्वर से सिल्वर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपका, NO3 -1 का कंसंट्रेशन अपॉन Br नेगेटिव का कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू यहां से कट गई, 12 में से 12 गए, ठीक है। तो यहां क्या बचा है, 10 बचा है, 10⁻1 बचा है, और 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 10/5, और 10/5 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये रेशियो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। अब हमें ये मालूम है NO3 का कितना कंसंट्रेशन था, x, और Br का कंसंट्रेशन कितना था, y, तो यहां पर ये चीज क्या हो गई, x/y = क्या हो गया, 2, तो यानी x = क्या हो गया, 2y, या y = क्या हो गया है, x/2, ठीक है। तो x को y में और y को x में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन हमारे पास में होगी, ये दो इक्वेशन हमारे पास में होगी, इनका भी अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर ये रखा, अब यहां पर दो क्वांटिटी अननोन है, कौन कौन सी, x और y, ठीक है। तो क्या हम यहां पर x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, x = क्या हो गया, 2y हो गया, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2y + y, और बाहर क्या है, NO3 कितना था, NO3 तो x था ना, हाँ ये x है, y क्यों लिख दिया बनने से, ये x है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y, ठीक है, = 1 × 10⁻12, तो यहां पर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 6y², 1 × 10⁻12, तो y² क्या वैल्यू आ गई है, 10⁻12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना, और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो y², तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या चीज, लगभग ये आ जाएगी 4 × 10⁻⁷,
ठीक है, कैसे आई है? अगर हमने इसे y रखा, ये y स्क्वायर था, तो अगर हमने इसे क्या कर दिया, y कर दिया, तो ये इसका रूट हो जाएगा 10 to the power minus 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हम इसे चलो डायरेक्ट ही कैलकुलेट, आप लोग तो कर लोगे ना डायरेक्ट कैलकुलेट। चलो y इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, लगभग लगभग, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग या जो कुछ भी आ जाए वैल्यू, तो हमने लगभग लगभग ये मान ली कि ये वाली आपकी वैल्यू इसकी निकल कर आ गई। तो आपकी ये y की वैल्यू निकल कर आ गई है ना, y की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब ऐसे ही आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो देखो y किसकी वैल्यू निकल कर आई है, AgBr की, तो ये AgBr की सॉल्युबिलिटी हो गई, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। ठीक है, अब आपको सॉल्युबिलिटी किसकी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी x, और x किसके बराबर होता है, 2y के बराबर होता है, तो y की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई थी कितनी, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो बस इसमें ये आपने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये किसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है, AgN। कुछ इस तरीके से हम यहां पर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक, अब एक और टॉपिक है, तो उम्मीद है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। तो सॉल्युबिलिटी यहां पर आपका ये खत्म हुआ, प्रेसिपिटेशन भी आपका खत्म हुआ। अब यहां पर एक चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, या कंसंट्रेशन कोशिएंट भी इसे कहा जाता है, रिएक्शन कोशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट का मतलब क्या होता है, इसे हमें यहां पर समझना है। एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन की फीजिबिलिटी, वो रिएक्शन की डायरेक्शन, कोई भी अगर एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्शन, अगर आपको यहाँ पर रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू मालूम हो, तो आप बाकायदा ये बता सकते हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम फेवरेबल बोलते हैं, याद रखना, फेवरेबल। क्यों क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम प्रोडक्ट चाहते हैं, और हम प्रोडक्ट चाहते हैं तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। और नॉन फेवरेबल कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, रिएक्शन कोशिएंट को किससे दिखाया जाता है, तो इसे दिखाया जाता है Q से। किससे दिखाया जाता है, Q से। और ये क्या है, अब हमें इसे समझना है। एक हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, पहले थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं। इट्स वैल्यू predicts the direction of reaction। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को ये प्रिडिक्ट करता है, रिएक्टेंट कोशिएंट या फिर कंसंट्रेशन कोशिएंट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, हमने यहां पर एक रिएक्शन ली है A, और A से हमारा ये बन रहा है B। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो, अब इनिशियली यानी टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी, सपोज करो A के आपने 100 मॉलिक्यूल्स दिए या 100 यूनिट आपने A का लिया, तो B का क्या है, 0। टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पर, यानी पहले टाइम पर, सपोज करो ये बसता है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पर, सपोज करो ये होता है 85, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पर, सपोज करो ये बसता है 80, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। टाइम t इज इक्वल्स टू 4 पर, सपोज करो ये बसता है 70, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है भाई, ये बसता है 20, ये 30 हो गया। टाइम t इज इक्वल्स टू 5 पर, ये 70 होता है और ये 30 होता है। टाइम t इज इक्वल्स टू 6 पर, ये 70 होता है और 30 होता है। बताओ इक्विलिब्रियम कहां पर आया, T4 पर। इक्विलिब्रियम को हम कैसे पहचानते हैं, कॉन्स्टेंसी से।
और यहाँ ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद में इसका कंसंट्रेशन ने चेंज होना बंद कर दिया। अब इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंसी आ गई। ठीक है। अच्छा, अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कैसे दिखाते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट का कौन सा कंसंट्रेशन रखोगे? यहाँ तो बहुत सारे T0 पर है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, कौन सा रखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कौन सा वाला कंसंट्रेशन रखते हो? जिस पर इक्विलिब्रियम आया। सीधी सिंपल बात है, इसमें सोचना क्या है? जिस पर इक्विलिब्रियम आया यही वाला कंसंट्रेशन तो आप रखते हो। मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं, इसी वाले कंसंट्रेशन को रखते हो। यानी आप इसे रखोगे 30/70, ये रखोगे। ठीक है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन रखा जाता है वो कौन सा कंसंट्रेशन रखा जाता है? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और अगर आपने रिएक्शन कोशिएंट निकाला और यहां पर कोई भी आपने कंसंट्रेशन रखा अदर देन कंसंट्रेशन अदर देन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अलावा कोई सा भी आपने कंसंट्रेशन यहां पर रखा, तो अब आप इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ही नहीं है। तब आप इसे क्या कहोगे? तब आप इसे रिएक्शन कोशिएंट कहते हो। तो रिएक्शन कोशिएंट भी क्या है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उनका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी रहता है उसे उसकी पावर पर हम रेज करते हैं। तो रिएक्शन कोशिएंट भी फॉर्मूले वाइज वही होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। फर्क ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम जो कंसंट्रेशन रख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होता है उसे रखते हैं, और रिएक्शन कोशिएंट में हम कंसंट्रेशन रखते हैं अदर देन इक्विलिब्रियम। तो बनी बात है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है। अब रिएक्शन कोशिएंट का फेट क्या है? फेट यानी नसीब क्या है? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन का नसीब क्या होता है, फेट क्या होता है? तो एक जिंदा इंसान का अल्टीमेट फेट क्या है? मर जाना। बात समझ आई? जो बना है वो फना है। ठीक है। तो जो भी चीज जो पैदा हुई है वो खत्म होगी। ठीक है। तो ऐसे ये उसका फेट होता है, लाइफ का ये फेट है, डेथ। तो ऐसे ही रिएक्शन का एक फेट होता है, कौन सी? रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगी। कहां पहुंचेंगी? वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगी। हमेशा रिएक्शन का ये फेट होता है कि वो कहां पहुंचेंगी? इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगी। तो Q को कहां पहुंचना है? Q की डिफरेंट वैल्यू है K से, तो इसकी वैल्यू को कहां पहुंचना है? K पर पहुंचना है। तो यहां पर दो केसेस बन जाते हैं, तीन केसेस बनते हैं वैसे। व्हेन द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन K, अगर Q की वैल्यू, ये पहला केस हो गया, केस फर्स्ट। अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है तो अल्टीमेटली Q की वैल्यू को किस पर पहुंचना है? K की वैल्यू पर। भाई ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, और इसे क्या होना है? इक्विलिब्रियम पर ही पहुंचना है। मैंने आपको बताया ये इसका फेट है, नसीब है इसका। तो अगर Q को K बनना है, Q K से ज्यादा है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। और Q की वैल्यू तभी कम होगी जब B की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है Q B के, और A की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। एक बार बताओ, ये 12 है, सॉरी ये है आपका, सपोज करो 2 है, तो ये 12/6 है, तभी तो निकलेगा। अब इसकी वैल्यू को आपको कम करना है, इसकी वैल्यू को 1 करना है, आपको कम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर की वैल्यू बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाओगी? कम करोगी बेटा ऊपर की वैल्यू को। या तो ऊपर की वैल्यू को कम कर दो, अगर तुम नीचे की वैल्यू 6 ही रख रहे हो तो ऊपर की वैल्यू को भी 6 कर दो, तभी तो 1 होगा। या फिर तुम क्या कर दो,
अगर इसे 1 करना है और अगर तुम ऊपर की वैल्यू उतनी रख रहे हो तो नीचे की वैल्यू को बढ़ा दो, 12 कर दो, तभी तो 1 आएगा। तो अगर Q की वैल्यू को आपको कम करना है तो B की वैल्यू को आपको कम करना पड़ेगा और A की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। A की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और A कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कि बैकवर्ड में? अरे A का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में? बैकवर्ड में ना। तो सोचना क्या है इसमें भाई, फॉरवर्ड में जाएगी तो A कम होगा ना, A तो रिएक्ट कर रहा है, तो यानी रिएक्शन कहां जाएगी, किस डायरेक्शन में? तो अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा होती है देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन प्रोसीड होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। केस सेकंड, अगर Q की वैल्यू कैसी होती है, इट इज स्मॉलर देन K, तो क्या होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि पिछली वाली बैकवर्ड में जा रही है। जरा समझो कॉन्सेप्ट को। Q की वैल्यू अगर कम होती है तो यानी अल्टीमेटली Q की वैल्यू को बढ़ना है, और बढ़ना है तो B को बढ़ना है और A को कम होना है, और A को कम होना और B को बढ़ना है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन विल प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो रिएक्शन की डायरेक्शन बता रही है कि नहीं बता रही है Q की वैल्यू, ठीक है। और Q की वैल्यू अगर K के बराबर है तो फिर वो Q है ही नहीं है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, उसे कहीं नहीं जाना, उसे मंजिल मिल गई। अब वो Q किस में कन्वर्ट हो गया, K में कन्वर्ट हो गया, तो तीसरा केस बनता ही नहीं है, वो Q रहा ही नहीं। क्योंकि Q का मतलब ही ये है कि जब जिसमें आपका कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन रखा जाए तभी वह Q रहेगा, वरना वो Q नहीं होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात? तो हम इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, और उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब जब हम ये रिएक्शन कोशिएंट को समझ लेते हैं तो अब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कैसे समझ में आता है, देखिए समझे। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, केएसपी, और इसमें आप क्या करते हो, जैसे सपोज करो हमने ये एग्जांपल ले लिया Na और Br, Na Br को हमने तोड़ा तो ये किसमें टूटा, Na पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में। तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो ये तो सॉलिड था, थोड़ा सा पास में को लिखना, बहुत दूर को लिखा है। देखना यहां पर ये एक्वस है, ये एक्वस है, हमें मालूम है सॉलिड को हम किस में नहीं लिखते हैं, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। और जब इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं तो यहां पर इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा Br नेगेटिव। नहीं आई बात समझ, बन गया कि नहीं बन गया? तो यहां पर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, और इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन रखोगे वो कंसंट्रेशन कौन सा रखोगे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट, ठीक है ना। अब देखो अगर हमारा केएसपी बराबर नहीं हो किसके, आयनिक प्रोडक्ट के, समझना बात को, ये आयनिक प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब अगर आयनिक प्रोडक्ट अलग हो गया, आयनिक प्रोडक्ट अगर यहां पर क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा कंसंट्रेशन नहीं रख रहे हो आप, इक्विलिब्रियम वाला नहीं रख रहे हो, और इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और को रख रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, रिएक्शन कोशिएंट बन गया। ये क्या बन गया, रिएक्शन कोशिएंट बन गया, ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट बन गया ये आपका। और अगर ये रिएक्शन कोशिएंट बन गया तो रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू अगर किससे ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होगी, यानी केएसपी से ज्यादा होगी, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये भी तो हमने देखा था, रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू अगर क्या होती है, के से ज्यादा होती है
तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। समझ में आई बात? नहीं आई है? कहां जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था? रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा कि इनसॉल्युबल हो जाएगा? देखो इस रिएक्शन को, सॉल्युबल यहां होता है और यहां पर क्या होता है? सॉलिड बना रहा है, मतलब इनसॉल्युबल होता है कि नहीं? तो अगर हमने आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को ज्यादा कर दिया केएसपी से, तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पर क्या चालू हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। अगर ये सॉलिड बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो यहां पर क्या बन गया? प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या हो गया? ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने पर प्रेसिपिटेशन क्यों होता है? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर रहेगा। अगर आपका ये आयनिक प्रोडक्ट, अगर ये केएसपी के बराबर है, अगर आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर है? मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैसा है? मतलब जितना घुलना था उतना घुल चुका है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी हो गई है? ज्यादा हो गई है। किससे? केएसपी से। तो यहां क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। रिएक्शन उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? अगर ये वैल्यू कम है केएसपी से, तो इसका मतलब अभी इसके अंदर और घुलेगा, और घुलेगा, तो इसका मतलब ये क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बिल्कुल नई डेफिनेशन आप यहां पर दे सकते हो बाकियों को कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह दो? जिसमें केएसपी की वैल्यू कम रहे। किससे? दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे ये कौन सी नई भाषा दी थी उन्होंने। ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी भाषा हो गई है, जो नॉर्मली हर किसी की समझ में नहीं आएगी। ये अच्छी लैंग्वेज बन, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन बन गई है। हालांकि आपको मालूम है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व हो सके, पर साइंटिफिकली अगर तुम्हें कहना होगा तो तुम कैसे कहोगे? जिसमें केएसपी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। किससे? आयनिक प्रोडक्ट से। या आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम रहेगी। किससे? केएसपी से। ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें केएसपी की वैल्यू बराबर होती है। किससे? आयनिक प्रोडक्ट से। ठीक है। क्लियर है? और इसे आप कह सकते हो कि ये क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन होना चालू हो गया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमने चाशनी बनाई, चाशनी को जैसे जैसे ठंडा करेंगे तो शुगर की लेयर ऊपर आने लगती है। तो क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन ही तो हो रहा है। वापस वो जितना भी एक्स्ट्रा डिसॉल्व था वो सॉलिडिफाई होने लगा है। सॉलिडिफाई मतलब वो पीपीटी बनाने लगा है। ठीक है। तो उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आपकी बुक से हटकर है ये सारी बात। ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स को अपन कल करेंगे और कल मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। ठीक है। बस थोड़ा सा इंडिकेटर ही बचा है, और इंडिकेटर भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें वीक एसिड और वीक बेस का यूज किया है, तो और क्योंकि वो वीक है तो वहां पर क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन आती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन आती है तो हम उसे इक्विलिब्रियम के अंदर ही पढ़ेंगे।